चरण का मतदान। आखिरी चरण में 54 सीटों पर होगी वोटिंग। वाराणसी, गाजीपुर समेत 9 जिलों में होगा मतदान। बड़ी खबर, 7वें चरण में दांव पर होगी 7 मंत्रियों की साख। और आखिरी चरण में 2.06 करोड़ मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे। 613 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद होगी और 10 मार्च को विधानसभा चुनाव के नतीजों का ऐलान होगा और यह तस्वीर साफ हो जाएगी कि सत्ता का ताज किस पार्टी के सिर पर सजता है। तो बड़ी खबर, यूपी में कल होगा आखिरी चरण का मतदान और आखिरी चरण में 9 जिलों की 54 सीटों पर वोटिंग होगी। मुकाबला कड़ा है क्योंकि यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संसदीय सीट वाराणसी भी शामिल है और 2 दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी दौरे पर रहे और लोगों को रिझाने का प्रयास किया, लोगों से यह अपील की, बड़ी रैली की कि 7वें चरण का जो मतदान होगा उसमें डबल इंजन सरकार को एक बार फिर मौका दीजिए। तो बड़ी खबर, 9 जिलों की 54 सीटों पर कल वोटिंग होगी और 613 प्रत्याशी मैदान में हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी आसिफ जुड़ चुके हैं। आसिफ, कल आखिरी चरण का मतदान होगा और कई बड़े बड़े चेहरे ऐसे हैं जिनकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। बिल्कुल अनु, कल जो है 7वें चरण का मतदान होना है। 7 तारीख को 7वें चरण का मतदान होना है और उत्तर प्रदेश का ये आखिरी चरण होगा और 10 तारीख को ये क्लियर हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश की सत्ता पर कौन काबिज होना है। कल उत्तर प्रदेश के बनारस में सभी बड़े दिग्गज चेहरे नजर आए थे। प्रधानमंत्री मोदी वहां पर 2 दिन का प्रवास किया था और उन्होंने रोड शो किया, मंदिर में पूजा किया, रोड पर चाय पिया। तो कुल हर मिलाकर ये देखने को मिला कि प्रधानमंत्री ने हर तरह से कई जिलों में ताबड़तोड़ रैली की। बनारस हो चाहे फिर वो आजमगढ़ हो, आजमगढ़ से अखिलेश यादव सांसद हैं। आजमगढ़ को समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है। अनु, आसिफ, 2017 की अगर मैं बात करती हूं तो बीजेपी को यहां पर जो उनके सहयोगी दल थे उनके सहयोग से यहां पर 36 सीटें मिली थी और यही एक ऐसा चरण था जहां पर सब समाजवादी पार्टी ने दहाई का आंकड़ा क्रॉस किया था। 11 सीटें समाजवादी पार्टी को मिली थी और पूरी जोर आजमाइश लगाई जा रही है। कल हम बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी रैली की, अखिलेश यादव ने की, उसके बाद प्रियंका गांधी और राहुल गांधी। कांग्रेस की अगर मैं बात करती हूं तो 2017 में कांग्रेस का यहां पे खाता भी नहीं खुल पाया था, लेकिन कल जिस तरीके से प्रियंका गांधी और राहुल गांधी गलियों में घूमे हैं तो तस्वीर अभी तक क्लियर नहीं हो पाई है। बिल्कुल अनु, जो है ये जो 7वां चरण है ये समाजवादी पार्टी का कई जिला है। इसी वजह से जहां पर अच्छा प्रदर्शन कर पाई थी और के मुकाबले में जब जैसे आजमगढ़ है वो समाजवादियों का गढ़ माना जाता है, जौनपुर ये समाजवादियों का गढ़ माना जाता है। तो कुल मिलाकर ये जो बहुत ही जबरदस्त यहाँ मुकाबला देखने को मिलेगा। और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ने जिस तरह से यहाँ पर अब मेहनत किया है इस चुनाव में और जिस तरह से प्रियंका गांधी ने बागडोर संभाला है कई महीने से उत्तर प्रदेश में, वो कांग्रेस की खोई हुई जमीन को तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं पर प्रधानमंत्री ने 2 दिन बनारस में रहकर आम जनता के साथ मिलने की कोशिश किया है। इससे पहले भी 2017 के चुनाव में भी प्रधानमंत्री अंतिम समय में बनारस में रहे थे। उसी प्रक्रिया को दोहराते हुए प्रधानमंत्री ने रोड पे चाहे वो चाय पिया हो, चाहे रोड शो किया हो, मंदिर में पूजा अर्चना की हो, चाहे वो डमरू बजाया हो। कुल मिलाकर ये अंतिम चरण है और पूरी ताकत भारतीय जनता पार्टी ने झोंक दी है क्योंकि ये सत्ता की चाबी बिल्कुल करीब है। 7वें चरण के बाद 10 तारीख को जब मतगणना होगी तो ये क्लियर हो जाएगा अनु की उत्तर प्रदेश में किसकी। आसिफ, आप बने रहे हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता आलोक वत्स भी जुड़ चुके हैं। आसिफ, आप बने रहे हमारे साथ, आलोक जी जुड़े हुए हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। धन्यवाद जी सर, कल 7वें चरण का मतदान होगा और तस्वीर अभी तक क्लियर नहीं हो पाई है।
अगर मैं बात करूं, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के बनारस के दौरे पर थे और लोगों से मिले, ये अपील की कि डबल इंजन की सरकार को दोबारा से सत्ता में लाइए। बिल्कुल, मतलब बीजेपी ये मानती है यहाँ पर कि मुकाबला कड़ा है। देखिए, चुनाव में कभी भी अपने प्रतिद्वंदी को या लड़ाई में छोटा नहीं समझना चाहिए। और प्रधानमंत्री वो बाद में है, पहले बीजेपी के एक प्रबल कार्यकर्ता है। और आपने देखा होगा कि हमारे जितने भी दिग्गज नेता हैं सब गलियों में घूम रहे हैं, कार्यकर्ता की तरह लोगों से जाके मिल रहे हैं। हमने जो चीजें की है वहां पर, जितनी भी योजनाएं हमने फलीभूत की है लोगों के लिए, चाहे आयुष्मान योजना हो, किसी किसान सम्मान निधि हो, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन हो, स्वच्छता अभियान के तहत हो, पीएम स्वनिधि योजना हो, या सुमंगल योजना हो, या फिर उज्ज्वल योजना हो। आलोक जी, जिन भी योजनाओं की बात की, आलोक जी जिन भी योजनाओं की बात की, ये केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, प्रदेश सरकार की ये योजना नहीं है। ठीक है, प्रदेश में लागू किया गया है, तो लोगों को ही तो राहत मिली है इससे। लेकिन जो फ्री राशन की आप बात कर रहे हैं, फ्री राशन की बात, फ्री राशन की अगर आप बात कर रहे हो, तो वो मार्च के बाद तो योगी सरकार ने मना कर दिया है। नहीं, अभी भी चालू है 31 मार्च के बाद। तो देखिए, कोरोना काल के कारण उस चीज को करना पड़ा था और उसको लेकिन धरातल पर इसका फायदा तो बीजेपी को जरूर मिला है। जो फ्री राशन बंटवाया गया उसका फायदा तो जरूर मिला है। देखिए, हमने इसको पॉलिटिकल एजेंडा के तौर पे नहीं लिया था। जिस समय ये योजना शुरू किया गया उस समय कोई पॉलिटिकल इलेक्शन वगैरह की कोई बात नहीं हो रही थी। और पीएम ने कल साफ कहा है अपने भाषण में कि हमने जो काशी विश्वनाथ का भी जीर्णोद्धार किया है वो हमने अपने वोट बैंक को बढ़ाने के लिए नहीं किया है। ये लोगों की देश के स्वाभिमान से जुड़ी हुई चीज थी जिसको हमने किया है। लेकिन तो आलोक जी, मैं यहाँ पे बात करूंगी, अगर मैं 2000 पीछे जाती हूँ, 2017 की मैं बात करूंगी, 2019 की बात नहीं कर रही, लोकसभा के चुनाव थे, 2017 की मैं बात कर रही हूँ। अगर यही एक ऐसा चरण था जहां पर बीजेपी कमजोर होती हुई दिखी थी और कड़ी टक्कर थी समाजवादी पार्टी के साथ, अगर जो सहयोगी दल थे, अपना दल था या एसबीएसपी था, तो इस बार तो वो अलग हैं। अगर अपना दल की मैं बात करूं तो वो 2 धड़ों में बढ़ती हुई 2 फाड़ हैं नजर आ रही हैं। वहीं एसबीएसपी की अगर मैं बात करूं तो वो अलग चुनाव लड़ रही हैं। तो क्या उसका नुकसान उठाना पड़ेगा बीजेपी को यहां पर? देखिए, हमें कोई नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा। जिस तरीके से सबका साथ सबका विकास के तहत योगी जी के नेतृत्व में हमने वहां पर जो कार्य किए हैं जिससे लोगों को राहत मिली है, और सबसे बड़ी बात कि वहां की बहू बेटियों को, वहां की औरतों को जो एक भयमुक्त वातावरण मिला है आगे बढ़ने का, उसके कारण हमारे सभी योजनाओं से प्रभावित होकर लोग प्रचंड बहुमत से हमें इस चरण में भी वोट करेंगे। और हम जैसे पिछले बार लीड किए थे, हम उससे भी ज्यादा सीटों से यहाँ लीड करेंगे। लेकिन अगर आलोक जी मैं बात करूं, 7 मंत्री जिनकी प्रतिष्ठा यहाँ पर दांव पे लगी हुई है, 7 मंत्री हैं, मालूम है, बड़े चेहरे हैं। कोई दिक्कत नहीं है, चाहे बड़ा चेहरा हो या छोटा क्योंकि चेहरा हो। अगर मैं बात करती हूँ, यहाँ पर कल प्रधानमंत्री मोदी ने रैली की थी, पिछले परसों भी रैली की थी, लेकिन उसके जवाब में अखिलेश यादव ने भी वहां पर रैली की और भारी संख्या वहां पर जुटी थी लोगों की। अगर कांग्रेस की मैं बात करूं, कांग्रेस 2017 में खाता नहीं खोल पाई थी यहाँ पर, लेकिन कल जिस तरीके से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी गलियों में घूमते हुए नजर आए, लोगों से मिलते हुए नजर आए, तो कहीं ना कहीं इस चीज का नुकसान उठाना पड़ सकता है बीजेपी को। देखिए, भीड़ तंत्र वोट तंत्र में तब्दील होता है, ऐसी मान्यता नहीं। बहुत से लोगों के रैलियों में प्रचंड भीड़ आ जाती है, लेकिन उनको वहां पर वोट मिल जाए उसके कारण ये सिद्ध नहीं हो पाता है। चलिए, हम जो भी वहां पर लोगों से अपील कर रहे हैं या वोट मांग रहे हैं, ये योगी जी और मोदी जी के नेतृत्व में जो हमने राहत देने का काम किया है आम जनता को, जो योजनाएं वहां फलीभूत की हैं, उसके बदौलत हम वोट मांग रहे हैं। और उसके ऊपर आपने देखा कि पीछे एडीआर की रिपोर्ट आई थी, उसमें समाजवादी को 83%
इन्होंने दागदार लोगों को और ग्रीवियस क्रिमिनल लोगों को टिकट किया है। तो इन सब चीजों को लोग, वहां की जनता देख रही है, समझ रही है, और वो नहीं चाहती है कि फिर वही वातावरण आए जहां पर लोग का जीना दूभर हो जाए। शाम लेकिन के बाद बीजेपी ये मानती है कि कांटे की टक्कर तो है यूपी में। मैंने आपसे पहले भी कहा और मैं फिर दोहरा रहा हूं, नहीं, जिस तरीके से 2017 की अगर मैं बात करूं तो मोदी लहर आई थी और 300 प्लस सीटें बीजेपी लेके गई थी। अगर मैं इस बार बात करूं तो कहां पे अपने आप को आप खड़ा करते हैं? देखिए, इनकम्बेंसी फैक्टर भी कोई चीज होती है जी। कुछ लोगों को जितनी राहत चाहिए होगी नहीं मिल पाया होगा, हो सकता है वो नाराज होकर दूसरों को वोट दे, लेकिन मिला जुलाकर हम प्रचंड बहुमत से, आंकड़ों की बात मैं नहीं कह सकता, लेकिन हम प्रचंड बहुमत से फिर दोबारा सत्ता में वापसी करेंगे, इसमें कहीं कोई संशय नहीं रह गया है जी। आम जनता ने जो 5-6 चरण में जो वोटिंग किया है उसमें बीजेपी को हर जगह से प्रातिक प्राप्त हुआ है। जहां जहां पहले चरण में पश्चिम में लोगों ने कहा कि आपका सुपड़ा साफ हो जाएगा, ऐसी वहां स्थिति नहीं बनी। वहां हम 40 से ऊपर सीटें जीत रहे हैं और इस चरण में भी हम 36 से ऊपर ही जाएंगे, हम 36 से नीचे नहीं रहेंगे। जी आलोक जी, आप बने रहे, मेरे सहयोगी भी जुड़े हुए हैं। आसिफ, मैं आपके पास आती हूँ, आपने भी सुना होगा आलोक जी को। उन्होंने कहा कि बीजेपी यहाँ पे भी पूर्ण बहुमत के साथ आएगी। 36 सीटें जीती हैं बीजेपी ने 2017 में, लेकिन इस बार उससे ज्यादा ही जीतेगी। भले आलोक जी ये भूल गए होंगे कि पिछले साल उनके साथ अपना दल थी जिसके 4 सीटें थी, एसपी थी जिसके 3 सीटें थी। देखिए अनु, उत्तर प्रदेश में चुनाव चल रहा है और सभी पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं। मतगणना से पहले सभी को जीत का दावा करने का अधिकार है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो या अन्य जो दल लड़ रहे हैं, उन सभी को है। लेकिन यहाँ पर देखना है कि उत्तर प्रदेश का मतदाता किसके पक्ष में मतदान करता है। और इस बार उत्तर प्रदेश का मतदाता अनु विकास के नाम पे वोट कर रहा है, महंगाई के नाम पे वोट कर रहा है, बेरोजगारी के नाम पे वोट कर रहा है और किसानों के मुद्दे पे वोट कर रहा है। 5 साल का कार्यकाल भारतीय जनता पार्टी का पूरा हुआ है। तमाम भारतीय जनता पार्टी की जो योजनाएं चलाई थी उसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लेकर प्रधानमंत्री मोदी और तमाम भाजपा के नेताओं ने आम जनता के बीच में अपनी बात रखी है। अब ये देखने वाली बात होगी अनु कि 10 तारीख को जब मतगणना शुरू होगी तो किसकी जीत का दावा सच्चा निकलता है। वहीं पर अगर हम बात करें समाजवादी पार्टी की तो उसने बहुत जोर शोर से भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी, किसानों के मुद्दे को उठाया है। अब यहाँ पर जब तक चुनाव चल रहा है और मतगणना नहीं हो रही है तो सभी पार्टियां जीत का दावा करती हैं और सभी को करने चाहिए भी। तो अब ये देखने वाली बात होगी अनु, कल का जो मतदान होना है। अगर 2017 की बात करें तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी ने जो अलायंस था बहुजन समाज पार्टी से और चरणों के अपेक्षा में अच्छा प्रदर्शन किया था। मैंने आपको पहले बताया, जैसे आजमगढ़ क्षेत्र हो, जौनपुर क्षेत्र है और गाजीपुर क्षेत्र है, ये सब समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है। और तो समाजवादी पार्टी को उम्मीद है कि पिछले 2017 की तुलना में यहाँ पर और अच्छा प्रदर्शन करेगी। वहीं पर भारतीय जनता पार्टी के नजरिए से देखें तो जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, अमित शाह, जेपी नड्डा और तमाम बड़े नेता यहाँ पर लगातार सक्रिय रहे हैं, तो उस जो स्कोर को और बढ़ाने का प्रयास है। कुल मिलाकर अनु यहाँ पर एक जबरदस्त मुकाबला देखने को मिल रहा है। चलिए आसिफ, आप बने रहे हमारे साथ। हमारे सहयोगी मुकेश जुड़ चुके हैं चंदौली से। मुकेश, बात करूंगी क्योंकि बीजेपी पूरे कॉन्फिडेंस में है यहाँ पर। भले कांटे की टक्कर है, 6 चरण के चुनाव हो चुके हैं, 7वें चरण का चुनाव है, तस्वीर अभी साफ नहीं हो पाई है, लेकिन बीजेपी पूरा दावा कर रही है कि फिर से सरकार बीजेपी की ही बनेगी यूपी में। आप ग्राउंड जीरो पे मौजूद है, लोगों से जानने की कोशिश की होगी, आप ग्राउंड जीरो पे मौजूद हो, लोगों से जानने की कोशिश की होगी जी, लोगों का कहना क्या है, किन मुद्दों के आधार पर यहाँ पर वोट दिए जा रहे हैं? जिस तरीके से जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरह से जो है जीत का, उसी तरह सभी पार्टियों ने जो है अपनी तैयारी पूरी किया है। और भारतीय जनता पार्टी विकास के मुद्दे पे 5 साल उन्होंने काम किया है, काम के मुद्दे पे जो है चुनाव लड़ रही है।
और वो भरोसा कर रही है कि हमने काम किया है, काम के मुद्दे पे जनता वोट देगी। और क्षेत्र में और यहाँ चंदौली में की अगर बात की जाए तो चंदौली में समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की चारों सीटों पे कांटे की टक्कर है। अब देखना यह होगा कि आने वाले 10 मार्च को पता चलेगा कि कौन आगे जो है निकल रहा है। जी, अगर मुकेश मैं बात करूं कि क्योंकि अभी भी तस्वीर क्लियर नहीं हो पाई है, 7वां चरण है कल और उसके बाद 10 मार्च को नतीजे घोषित होंगे। लेकिन कल जिस तरीके से बीजेपी ने पूरी जोर आजमाइश की थी, बनारस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद उतरे थे, जेपी नड्डा, अमित शाह, सब बड़े बड़े चेहरे वहां पर उतारे गए थे। 5 राज्यों का इलेक्शन हो रहे हैं, लेकिन जो पूरा फोकस है वो यूपी पर है। ये बीजेपी भी अच्छी तरीके से जानती है कि 2024 का रास्ता लखनऊ से होकर ही जाता है। जी अनु, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश में अगर चुनाव अगर हारती है भारतीय जनता पार्टी तो 2024 की जो तैयारी है वो जो है कि फेल हो जाएगी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की पूरी टीम देश के जो है कि प्रधानमंत्री, गृह मंत्री जी, रक्षा मंत्री जी सहित राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी जो है कि स्वयं काशी में जो है कि अपना मोर्चा संभाले हुए हैं और लगातार जो है कि जनसभा कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं। जी आलोक जी, मैं आपके पास। जी हाँ जी बोलिए आलोक जी। अनु जी, योगी जी के नेतृत्व में जो वहां पर कार्य हुए हैं जी पिछले 5 साल में, जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट क्रिमिनल्स और माफियाज, जितना उन्होंने इलीगली उत्तर प्रदेश की जमीनें हड़पी थी जी, करोड़ों रुपए की, हजारों करोड़ रुपए की, उसको हमने डिमोलिश करके और राज्य सरकार को वापस किया। मेट्रो रेल प्रोजेक्ट हमने स्टार्ट किया, लाइट मेट्रो प्रोजेक्ट हमने स्टार्ट किया। उसके बाद बुंदेलखंड में 45 वर्षों के बाद हमने पेयजल डायरेक्ट पहुंचाने का काम किया। वहां पर इस तरीके का माहौल पैदा किया कि रोजगार में निवेश करने लोग आने लगे। डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स को हमने प्रमोशन दिया, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का निर्माण हुआ, और सबसे बड़ी बात कि हमने डिफेंस कॉरिडोर बनाया जिसके तहत वहां पर लाखों रोजगार पैदा होने जा रहे हैं। और जितने भी आपके ओपिनियन पोल्स आए हैं, चाहे वो जिस भी चैनल का हो, उस सब में बढ़त भारतीय जनता पार्टी को ही दिखाई गई। आप समाजवादी पार्टी काफी नीचे पे है, और कांग्रेस का तो खैर कहीं नाम लेने वाला भी कोई नहीं है, उसको आप लोगों ने 5-7% पर रखा है। आलोक जी, आप बने रहे हमारे साथ। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मनोज जी भी जुड़ चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। जी धन्यवाद। जी सर, कल आखिरी चरण का मतदान है और पूरी जोर आजमाइश की जा रही है सभी पार्टियों की तरफ से भी। समाजवादी पार्टी की अगर मैं बात करूं तो 2017 में 11 सीटें मिली थी यहाँ पर। इस बार कितने की उम्मीद लगाई है? क्योंकि बीजेपी ने जिस तरीके से प्रचार किया है, बीजेपी के समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने किया है, कांग्रेस ने किया है, कहां पर स्टैंड करती है समाजवादी पार्टी यहाँ पर? पुराने गाने की 2 लाइनें हैं, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे समाजवादी नई कहानी। समाजवादी पार्टी ने जिस तरीके से 2022 विधानसभा उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ा है जी, तो ऐतिहासिक है, और इसके परिणाम भी ऐतिहासिक आने जा रहा है। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में कैसे ब्यूरोक्रेसी को पता चल गया, अभी परिणाम नहीं आए, एक चरण का चुनाव ही बचा है, होर्डिंगें बदली जाने लगी, भगवा कलर की जगह दूसरा जो सरकार में लिखित कलर है उसके नाम के तमाम सारे बोर्ड बनने लगे, पार्कों की सफाई शुरू हो गई, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो आवास था सरकारी वो उसकी सफाई शुरू हो गई, नेताजी के आवास की सफाई शुरू हो गई। तो ये सारी बातें सब स्पष्ट है। ये तो मान लीजिए ब्यूरोक्रेसी अपना रूप दिखा रही है, लेकिन जो जनता ने एक पूरे विश्वास के साथ समाजवादी पार्टी गठबंधन पे विश्वास जताते हुए जो उन्होंने वोट किया है, वो वोट का परिणाम ऐतिहासिक होगा। हम 300 से ज्यादा सीटें उत्तर प्रदेश में जीत के एक उत्तर प्रदेश के जनमानस के विचार की सरकार बनाएंगे। वो सरकार जो सरकार जनता की आवाज सुनेगी, वो सरकार नहीं चाहिए उत्तर प्रदेश के लोगों को जो सिर्फ ऊपर से आदेश पारित करे। जनता की बातें इस सरकार ने सुनी कहाँ? डेवलपमेंट की बात करने वाली डबल इंजन की सरकार लास्ट में किस पे आ गई? बुलडोजर
किसी की मकान जमीन इसी पे तो आ गई। लास्ट में 5 किलो रासायनी इस प्रदेश का सबसे बड़ा डेवलपमेंट हो गया। किसी ने बताया हो उत्तर प्रदेश की जीडीपी पे किसी ने बात की? हमारे साथ जुड़े हुए आलोक जी जुड़े हुए हैं, बात की हमारे साथ मनोज जी आलोक जी जुड़े हुए हैं। आलोक जी क्या कहेंगे? उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार लास्ट में बुलडोजर पे आ गई। बुलडोजर तो शुरू से ही चालू था, लेकिन बुलडोजर चालू किस पे था? जो माफिया थे, जो क्रिमिनल थे, उनपे। आम जनता पर बुलडोजर नहीं चल रहा था। हजारों करोड़ की जमीन को हमने वापस कराया, इलीगल कंस्ट्रक्शन को ध्वस्त किया, और आज वो सलाखों के पीछे हैं। ये क्या बात करेंगे? मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो सिर्फ भू माफियाओं का राज था वहां पर? इसमें कोई संशय है क्या? किस तरीके से क्रिमिनल छुट्टे घूम रहे थे, किस तरीके से चौक चौराहे पे तांडव होता था। कोई दंगा हुआ योगी जी के राज में? मनोज जी दीजिए जवाब। और ये मुझसे ये मुझे एक चीज बताएं, योगी जी का कोई रिश्तेदार किसी पद पर काबिज हुआ है? दे रहे हैं वो, आलोक जी जवाब दे रहे हैं। आलोक जी जवाब इनके परिवार के, अखिलेश यादव के परिवार के 34 लोग विभिन्न पदों पर काबिज हैं। योगी जी का कोई रिश्तेदार काबिज है किसी तरह? हम समझ रहे हैं बखलाहट समझ रहे हैं। मैं सिंपल तरीके से कह रहा हूँ, आप गुंडों की सरकार कहते हो। लखीमपुर की घटना में किसानों पे गाड़ी चढ़ा देना, वो भी पीछे से, वो गुंडागर्दी हुई तो क्या रामराज का प्रतीक है क्या? किसी रावण का वध किया था आपने? थोड़ा सा बताएंगे जनता को, जनता जानना। जेल गए, वो जेल गए। नहीं, वो कानूनी कार्रवाई हुई उन पर, तो रिहा भी हो गए हैं आलोक जी। देखिए, आप रिहा किया है उसको हाईकोर्ट ने। आंदोलन कर रहा था, हमने रिहा नहीं किया। अब तक उनको जमानतें नहीं मिले। जिन पे बकरी चोरी का इल्जाम लगाया, जिन पे किताब चोरी का इल्जाम लगाया, उन पे अभी तक जमानतें नहीं हुई। 2-2 साल बीत गए, 2.5 साल 3-3 साल से जेलों में है लोग। और आप जब 5-5 किसानों को आंदोलन की बात कर रहे हैं, उन्होंने अपना पॉलिटिकल पार्टी बना लिया है पंजाब में। अरे सुन लो, पहले बात सुन लो। बीच में आप इतने उतावले मत हो। 10 तारीख के बाद आपको विपक्ष की पूरी भूमिका का निर्माण करने का पूरा अवसर देने जा रहे हैं। आप परेशान खूब आवाज उठाना। मुंगेरी लाल के देखने में कोई मनोज यादव है, मुंगेरी लाल से पूछो। मनोज यादव जवाब दे रहे हैं, मुंगेरी लाल जवाब नहीं दे रहे हैं। ना हम सपने देख रहे हैं, हमने जमीन पे काम किया है। उस काम का परिणाम उत्तर प्रदेश की कहाँ थे कोरोना काल में? आप कहाँ थे कोरोना काल में? काल में हम वहीं थे, हम यहीं थे। उनसे पूछो जो पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम इनके चुनाव जो लड़ा रहे थे, उनसे पूछो वो कहाँ थे हेलीकॉप्टर उत्तर प्रदेश को लेके। WHO ने हमें सेकंड नंबर पर रखा है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस खास मुद्दे पर जुड़ने के लिए। लेकिन तस्वीर कल के बाद साफ हो जाएगी, और अगर बात करूंगी तो 10 तारीख को नतीजे घोषित हो जाएंगे और 10 तारीख को लग जाएगा पता कि सत्ता पर कौन सी पार्टी काबिज होती है, क्योंकि हर पार्टी अच्छे तरीके से जानती है कि 2024 का रास्ता लखनऊ से होकर ही जाता है। तो फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहें